नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल। दोस्तों आज हम लोग डेली करंट अफेयर में डिस्कस करेंगे 7 मार्च 2021 के समाचार पत्रों में से, जो कि आपके आगामी परीक्षा CHSL, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, NTPC, इंटेलिजेंस ब्यूरो, CPOSI, दिल्ली पुलिस एंड अदर स्टेट सर्विसेज एग्जाम, इन सभी के लिए यह लाभदायक सिद्ध होगी। आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय मामलों में पहली खबर है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा विल बी ओपन अक्रॉस द कंट्री। दोस्तों वर्तमान में NSD के वाराणसी, बेंगलुरु, अगरतला और गैंगटोक में क्षेत्रीय केंद्र हैं। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के अध्यक्ष कौन हैं? परेश रावल। इनका नाम तो सुना ही होगा, बहुत चर्चित अभिनेता रहे हैं, मतलब फिल्मों में अभी भी कार्य करते हैं। तो NSD के विस्तार के मद्देनजर गुजरात, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र जैसे जीवंत थिएटर संस्कृत राज्यों में केंद्र स्थापित करने के प्रयास करेंगे। हाल ही में जम्मू कश्मीर में केंद्र खोलने के लिए वह प्रयासरत हैं। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में अभिनेता परेश रावल ने NSD को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिए जाने पर भी जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय महत्व के संस्थान होने से NSD डिग्री प्रदान कर सकेगा। और दोस्तों NSD है क्या? तो NSD जो है यह राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, जो कि अग्रणी नाट्य प्रशिक्षण संस्थाओं में से एक और भारत में अपनी तरह का एकमात्र संस्था है। इसकी स्थापना संगीत नाटक अकादमी द्वारा एक इकाई के रूप में 1959 में की गई थी। वर्ष 1975 में यह संस्था कह सकते हैं कि बनी और इसका पंजीकरण 1860 के सोसाइटी पंजीकरण द्वारा स्वायत्त संस्था के रूप में किया गया। यह संस्था संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वित्त पोषित है। 2005 में इसे विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था, लेकिन 2011 में इसे रद्द कर दिया। और परेश रावल कौन है? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के वर्तमान अध्यक्ष हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों, PM मोदी डेडिकेट टू 7500 जन औषधि केंद्र टू द नेशन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलोंग, क्या है ये? मेघालय की कैपिटल है, तो नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संस्थान में 75वां जन औषधि केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। तो मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह नया केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। इस केंद्र पर गुणवत्ता वाली दवाइयां उचित मूल्य पर उपलब्ध होंगी। प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना का उद्देश्य क्या है? कि सस्ते दाम पर अच्छी दवाइयां उपलब्ध कराना। दोस्तों कोरोना काल में यह जन औषधि केंद्र से बहुत ही कह सकते हैं कम दामों में लोगों को यह दवाइयां उपलब्ध कराई गई और 2014 में इन केंद्रों की संख्या 86। इस योजना के तहत आज इन स्टोर की संख्या पहुंचकर 7500 हो गई है और इसे 10,000 करने का लक्ष्य रखा गया है। तो देश के सभी जिलों में इस तरह के स्टोर हैं। दोस्तों वित्त वर्ष 2020-21 में 4 मार्च तक इन केंद्रों द्वारा दवाओं की बिक्री से नागरिकों को करीब 3600 करोड़ रुपए की बचत हुई है। तो इन केंद्रों पर दवाएं बाजार मूल्य से 50 से 90% सस्ती मिलती हैं। तो जन औषधि के बारे में जागरूकता के प्रसार के लिए 1 से 7 मार्च तक देश भर में जन औषधि सप्ताह मनाया जा रहा है और इसका जो विषय है वह है जन औषधि सेवा भी और रोजगार भी। अब बढ़ते हैं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मामलों में। वेनेजुएला, यह देश का नाम सुना होगा दोस्तों, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तरी तट पर स्थित यानी कैरेबियन सागर को भी स्पर्श करता है। वेनेजुएला, यहाँ से सबसे अधिक सुंदरियां, विश्व सुंदरियां सबसे अधिक हुई हैं और वेनेजुएला के बारे में भी चर्चा करता हूं। पहले खबर देख लीजिए। तो यहाँ पर फर्स्ट कंट्री हो गया टू इशू 10 लाख की नोट यहाँ पर जारी किया है। तो गंभीर आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है लैटिन अमेरिकी देश वेनेजुएला। तो दोस्तों यहाँ पर 10 लाख बोलीवर का नोट जारी किया गया है। इसी के साथ वेनेजुएला पहला ऐसा देश बन गया है जिसने इतना बड़ा करेंसी नोट जारी किया है। हालांकि दूसरे देशों के नजरिए से यह बेहद छोटी रकम है, क्योंकि मौजूदा समय में 10 लाख बोलीवर की कीमत आधा अमेरिकी डॉलर, यानी जिसका मतलब है कि 30 रुपए के बराबर है। सोचिए, यानी आप एक जो है 10 लाख का जो ये करेंसी नोट लेकर के जाएंगे वेनेजुएला में, तो आपको 500 ग्राम चावल मिलेगा। इतना यह इसकी कीमत गिर गई है। तो यह आर्थिक संकट से जूझ रहा है। इसके पीछे अमेरिका का बहुत
योगदान है। और दोस्तों वेनेजुएला एक समय पर अपने तेल के खजाने से एक संपन्न देश हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ लोग गरीबी की मार झेल रहे हैं। यहाँ की मुद्रा की कीमत इतनी गिर गई है कि हजारों लाखों की कीमत पर यहाँ सिर्फ मुट्ठी भर का सामान घर के लिए मिलता है, यानी झोले में पैसा भर के ले जाते हैं और जेब में सामान को ले आ रहे हैं। तो वेनेजुएला की केंद्रीय बैंक ने जानकारी दी है कि इतने बड़े नोट को जारी करने के कारण देश की खराब अर्थव्यवस्था की स्थिति है, यही कारण है कि इसको जारी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वेनेजुएला है कि राजधानी कराकस है। यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये जो झील है इसका नाम है मराकाइबो लेक। याद रखना यह विश्व की सबसे बड़ी पेट्रोलियम झील है और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे अधिक पेट्रोलियम उत्पादक देश है। यही कारण है कि अमेरिका की नज़र इस पर है और यही कारण है कि यहाँ पर आर्थिक संकट से यह जूझ रहा है। यहाँ के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो हैं। दोस्तों यहीं पर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात स्थित है, जो कि कायरो नदी पर स्थित है, ओर्निको की सहायक नदी। याद रखेंगे यहाँ ओर्निको नदी बेसिन है। यहाँ के जो घास के मैदान हैं उसको लानोस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लानोस कहा जाता है। इधर कोलंबिया को स्पर्श करता है, इसकी राजधानी बोगोटो है। गुयाना को टच करता है जिसकी राजधानी जॉर्ज टाउन है। सूरीनाम है, बगल में ही है लेकिन टच नहीं करता, इसकी राजधानी पारमार्बियो है। फ्रेंच गुयाना की राजधानी काइने है और यह पूरा ब्राज़ील है जिसकी राजधानी ब्रासीलिया है। तो इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। और इसी के तहत अगले हफ्ते 2 लाख और 5 लाख के नोट भी जारी किए जाएंगे। तो भारतीय रुपए के हिसाब से देखें तो वेनेजुएला में अभी भी कई बड़े नोट प्रचलन में हैं, जिनमें 10,000, 20,000, 50,000 बोलीवर के नोट शामिल हैं। तो यानी एक भारतीय रुपए की कीमत वेनेजुएला में 25,584.66 बोलीवर है। और ये देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये गुयाना हाईलैंड्स है और यह जो है लानोस, इसका घास के मैदान को कहा जाता है। और यह ब्राज़ील को भी स्पर्श कर रहा है जिसकी राजधानी ब्राज़ीलिया है। गुयाना को स्पर्श कर रहा है कोलंबिया, 3 देश को यह स्पर्श कर रहा है। और इधर ये कैरेबियन सागर है। अब बढ़ते हैं दोस्तों, नासा रोवर ऑन मार्स टू ट्रेवल 21 फीट फॉर द फर्स्ट टाइम। दोस्तों पहली बार 21 फुट की दूरी तय किया है। हाल ही में मंगल की सतह पर उतरे नासा के रोवर ने इस सप्ताह लाल ग्रह पर अपने पहले प्रायोगिक मुहिम में कितने 21 फुट की दूरी तय की है। तो मंगल ग्रह पर जीवन की संभावनाओं को तलाशने की मुहिम के तहत परसिवियरेंस, याद रखना है, रोवर्स ग्रह की सतह पर उतरने के 2 सप्ताह बाद अपने स्थान से कुछ दूर चला और यह प्रक्रिया 33 मिनट तक सुगमता से चली। जितनी जल्दी परसिवियरिंग पर सिस्टम का नियंत्रण पूरा होगा, रोवर एक प्राचीन नदी के डेल्टा के लिए आगे बढ़ेगा और धरती पर लौटने से पहले वहां से चट्टानें एकत्रित करेगा। दोस्तों परसिवियरेंस नासा द्वारा भेजा गया अब तक का सबसे बड़ा रोवर अभियान है। 1970 के दशक के बाद से अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी का यह 9वां मंगल अभियान है। याद रखना, इस तरह से भी आ जाएगा 8वां, 9वां, 7वां, तो ये 9वां मंगल अभियान है। और चीन ने अपने मंगल अभियान के तहत तियानवेन फर्स्ट, ये भी ध्यान रखना, पिछले साल 23 जुलाई को लाल ग्रह के लिए रवाना किया था और यह 10 फरवरी को मंगल की कक्षा में पहुंचा। इसके लैंडर के यूटोपिया प्लैंटिया क्षेत्र में मई 2021 में उतरने की संभावना है। इसी तरह से यूनाइटेड अरब अमीरात का मंगल मिशन, ये भी याद रखना, होप नाम है, इस महीने मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया है। तो इस तरह से यह भी फैक्चुअल है, ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों समाचारों में विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व में। ट्विटर सीईओ कौन है? जैक डॉर्सी हैं। फर्स्ट ट्वीट सेल्स बिड ऑफ ₹2 करोड़। ट्विटर के सीईओ और अरबपति जैक डॉर्सी ने अपने 6 मार्च 2006 के पहले ट्वीट को क्रिप्टो करेंसी के रूप में बेचने की घोषणा की है और इसके लिए लगाई गई जो बोली है 2,67,000 यानी $2,67,000 यानी लगभग 2 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। डोर्से ने NFT मतलब नॉन फंजिबल टोकन के लिए एक बिल्डिंग लिंक के साथ वैल्यूएबल नामक एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से यह ट्वीट किया। तो इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? वैल्यूएबल्स। तो NFT एथोरियम ब्लॉकचेन पर एक डिजिटल टोकन है और 6 मार्च 2006 को डोर्से ने अपना जो पहला ट्वीट पोस्ट किया था वह था जस्ट सेटिंग अप माई ट्विटर।
दोस्तों, वैल्यूएबल के अनुसार आप जो खरीद रहे हैं वह ट्वीट का एक डिजिटल प्रमाण पत्र है। यह अद्वितीय है क्योंकि इसे निर्माता द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित किया गया है और यह ट्वीट इंटरनेट पर लगभग 15 वर्षों से सार्वजनिक रूप से मुफ्त में उपलब्ध है। तो एनएफटी लोगों को अद्वितीय डिजिटल वस्तुओं के स्वामित्व को खरीदने और बेचने की अनुमति देता है और ब्लॉकचेन का उपयोग करने वाले लोगों को एक रिकॉर्ड रखता है। तो एनएफटी ब्लॉकचेन पर मुद्रा की एक इकाई को भी संदर्भित करता है, यानी एनएफटी रिफर्स टू यूनिट ऑफ करेंसी ऑन द ब्लॉकचेन द वे क्रिप्टो करेंसी सच एज बिटकॉइन सुना होगा आर बॉट एंड सोल्ड। तो दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी खरीदी और बेची जाती है, तो उसी तरह से यह है। तो इनके सीईओ का नाम याद रखना, जैक डोर्सी हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों, यंगेस्ट मेंबर ऑफ ब्रिटिश टीम सेलेक्टेड फॉर यूरोप मैथ ओलंपियाड। तो जॉर्जिया में अगले महीने होने वाले प्रतिष्ठित यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड के लिए चुनी गई भारतीय मूल की 13 वर्षीय छात्रा ब्रितानी टीम की अब तक की सबसे कम उम्र की सदस्य हैं। इनका नाम क्या है? तो लंदन के डलविच के अलायंस स्कूल की छात्रा, इनका नाम है आन्या गोयल, ने गणित के सवाल सुलझाने के अपने जुनून को पूरा करने के लिए पिछले साल लागू लॉकडाउन का पूरा इस्तेमाल किया, भरपूर इस्तेमाल किया। तो यूकेएमटी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए हर साल पूरे ब्रिटेन में माध्यमिक विद्यालयों के लिए 6 लाख से अधिक बच्चे यहाँ पर एप्लीकेशन देते हैं, जिनमें से हर साल नवंबर में होने वाले ब्रिटिश मैथमेटिकल ओलंपियाड के लिए शीर्ष 1000 छात्रों को इसमें आमंत्रित किया जाता है। दोस्तों, इसमें ब्रिटिश मैथमेटिकल ओलंपियाड के दूसरे दौर के लिए शीर्ष 100 छात्र चुने जाते हैं और आन्या ने ईजीएमओ में भाग लेने वाली ब्रिटानी टीम में चुनी गई शीर्ष 4 लड़कियों में स्थान बनाया है। इसी के साथ वह इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सबसे कम उम्र की छात्रा बन गई हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड 15 वर्षीय एक छात्रा के नाम था। आन्या को उसकी आदर्श एवं दुनिया की सर्वश्रेष्ठ महिला गणितज्ञ मानी जाने वाली युहिका माचिनो के साथ टीम में चुना गया है। तो ये बहुत ही फक्र की बात है। अब बात करते हैं दोस्तों, बांग्लादेश गेट्स इट्स फर्स्ट ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर। दोस्तों, बांग्लादेश की आजादी के 50 साल पूरे होने के अवसर पर बायोसाकी टीवी ने बांग्लादेश में पहली बार ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर नियुक्त किया है। तो बांग्लादेश की इस पहली न्यूज एंकर का नाम है तनुश्रवा आनंद शिशिर, जो कि एक टैलेंटेड मॉडल एंड एक्टर भी हैं। तनुश्रवा आनंद शिशिर बतौर न्यूज प्रेजेंटर के रूप में अपनी नई पारी का आगाज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी 8 मार्च से करेंगी। एक डांसर, मॉडल और एक वॉइस आर्टिस्ट, तनुश्रवा का पहली बार ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर बनने की मिसाल बांग्लादेश में हजारों ट्रांसजेंडर महिलाओं को प्रेरित करेगा। अब बढ़ते हैं बैंकिंग और वित्त संबंधी समाचारों में। एटम विल बी द इंटेल्स न्यू माइक्रो प्रोसेसर। सेमीकंडक्टर बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन है? इंटेल कॉर्पोरेशन ने एटम नाम की एक कम क्षमता का माइक्रो प्रोसेसर तैयार किया है। तो कंप्यूटर का दिमाग समझे जाने वाले माइक्रो प्रोसेसर की इस श्रेणी का यह नया उत्पाद है। तो दोस्तों, छोटी सी जेब में समा सकने वाला इंटरनेट कनेक्टेड उपकरण के बाजार को कंपनी में बड़े बाजार के तौर पर देखती है और इन उपकरण को आजकल नोटबुक नाम दिया गया है। तो वास्तव में यह कम लागत का पर्सनल कंप्यूटर ही है जिसकी कीमत 10,000 रुपए के आसपास बैठती है। तो इंटेल के मुताबिक यह प्रोसेसर छोटे उपकरण और ऊर्जा की न्यून खपत को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया और इसका आकार बहुत ही छोटा है, जो 25 वर्ग मिलीमीटर का है और यह इंटेल के दूसरे ब्रांड कोर 2, सेलेरॉन, जियोन का ही एक कड़ी है। दोस्तों, इस चिप का कूट नाम पहले सिल्वर थॉर्न और डायमंड विले था, जो 45 नैनोमीटर तकनीक से बनाया गया है। इसे इस वर्ष के मध्य तक बाजार में लॉन्च किए जाने की संभावना है। तो मार्केट रिसर्च फर्म इनसाइट 64 के नेथन ब्रकवुड के अनुसार यह दोनों ही चिप सस्ते चिप का नमूना है। तो एटम 1995 में लॉन्च किए गए पेंटियम प्रो के बाद डिजाइन किया गया पहला नया प्रोसेसर है और कंपनी ने यह भी अनाउंस किया है कि वह विशेष रूप से मोबाइल इंटरनेट को ध्यान में रखते हुए इंटेल सेंट्रिनो एटम प्रोसेसर को तैयार कर रही है और इसका जो कूट नाम है
पहले मेनलो रहा है। तो इंटेल सेंट्रिनो एटम, इंटेल एटम दोनों ही कम क्षमता की एकीकृत चिप और एक वायरलेस रेडियो है और ये दोनों ही पतले और हल्के हैं। इंटेल के मुख्य बिक्री और विपणन अधिकारी सीन मेलोनी के अनुसार एटम डिजाइन के लिहाज से बड़ा और मौलिक परिवर्तन है। इसमें पर्याप्त क्षमता तो है ही, इंटरनेट उपयोग करने के लिहाज से काफी असरदार है। उनको यह विश्वास है कि यह उद्योग जगत में एक नया परिवर्तन ला सकेगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों पुस्तकें और पुरस्कारों में। आज हम बात करेंगे सरस्वती सम्मान की। तो दोस्तों हमारे देश के साहित्य की जगत का यह महत्वपूर्ण पुरस्कार माना जाता है। हमारे देश के संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषाएं हैं। तो वर्तमान में 22 संवैधानिक भाषाएं हैं। तो यह जो सरस्वती सम्मान है इन 22 संवैधानिक भाषाओं के ही कवियों या लेखकों को दिया जाता है। उनमें से जो गद्य या काव्य साहित्य कृतियों के लिए यह एक वार्षिक पुरस्कार है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1991 में हुई थी और इसे के बिरला फाउंडेशन देता है। दोस्तों इसके अतिरिक्त सरस्वती सम्मान के अतिरिक्त व्यास सम्मान, वाचस्पति सम्मान, बिहारी सम्मान, शंकर सम्मान यही के बिरला फाउंडेशन ही देता है। याद रखेंगे दोस्तों। तो इसके सम्मान में 15 लाख रुपए और एक प्रशस्ति पत्र, शॉल और प्रतीक चिन्ह सरस्वती वाग्देवी की प्रतिमा दी जाती है और इसका यह 1991 से दिया जा रहा है, याद रखना। और इसमें जो है पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित साहित्यिक कार्यों के लिए चुना जाता है, जिसमें एक पैनल द्वारा विद्वान और पूर्व पुरस्कार विजेता शामिल होते हैं जो इन्हें चुनते हैं। यह भी ध्यान रखेंगे दोस्तों। और उद्घाटन पुरस्कार यानी पहला पुरस्कार हरिवंश राय बच्चन का नाम सुना होगा। उनकी 4 खंडों की ऑटोबायोग्राफी को दिया गया था। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक के लिए दिया गया है। तो इस तरह से 2019 का सरस्वती सम्मान सिंधी भाषा के वासुदेव मोही को उनकी कृति चेक बुक के लिए दिया गया। तो पहला हरिवंश राय बच्चन और 2019 का वासुदेव मोही को दिया गया है। और दोस्तों यह एक साल लेट रहता है, तो अब घोषणा होगी तो 2020 की होगी। अब बढ़ते हैं दोस्तों खेल समाचारों में। कल भारतीय टीम ने, तो आप लोगों ने देखा ही होगा, जबरदस्त प्रदर्शन किया और टेस्ट के फाइनल जो विश्व कप का जो टेस्ट मैच होगा फाइनल, उसमें जगह बना ली है। 18 जून से 22 जून तक होगा और वो कहां होगा? लॉर्ड्स के मैदान पर होगा। तो भारत बनाम इंग्लैंड लाइव क्रिकेट स्कोर अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए चौथे और निर्णायक टेस्ट में भारतीय टीम ने तीसरे ही दिन अपने नाम किया और पारी और 25 रन की इस जीत के साथ भारत ने 4 मैच की टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड को 3-1 से हरा दिया है। और इसी के साथ ही भारत ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना ली है, जो 18 जून को न्यूजीलैंड के साथ होगी। अक्षर पटेल और रवि अश्विन ने 5-5 विकेट लिए दोस्तों और बहुत सारे रिकॉर्ड बने इस मैच में। तो इस तरह से 0-1 से पिछड़ने के बाद 6ठी बार भारत ने यह सीरीज जीती है। इससे पहले उसने ऑस्ट्रेलिया को 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में 2-1 से हराया था। उसमें भी ऋषभ पंत महत्वपूर्ण भूमिका में रहे। अश्विन ने कैरियर में 30वीं बार 5 विकेट लिया है। वहीं अक्षर पटेल ने 4थी बार ऐसा किया और अक्षर ने डेब्यू टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में श्रीलंका के अजंता मेंडिस का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मेंडिस ने भारत के खिलाफ 26 विकेट लिए थे। अश्विन सीरीज में 32 विकेट लेने के अलावा एक शतक भी लगाए थे। यही कारण इनको मैन ऑफ द सीरीज दिया गया और ऋषभ पंत को चौथे मैच का मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिला था। दोस्तों सबसे अधिक विकेट लेने वालों में रविचंद्रन अश्विन, दूसरे नंबर पे अक्षर पटेल, तीसरे पे जैक लीच। और इस तरह से आप ध्यान रखना। और सबसे ज्यादा रन बनाने वालों में जो रूट, जो कि वहां के कैप्टन रहे हैं, दूसरे नंबर पे हमारे देश के रोहित शर्मा, तीसरे नंबर पर ऋषभ पंत, चौथे पे बेन स्टोक और 5वें पर रविचंद्रन। यही कारण है कि रविचंद्रन को मैन ऑफ द सीरीज चुना गया। अब बढ़ते हैं दोस्तों, लेट अस टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट में। आज हम बात करेंगे झारखंड की। जैसे कल हम बात किया था छत्तीसगढ़ की, तो 1, 9 और 15 याद रखना। 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर। तो 1 नवंबर को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर को उत्तराखंड,
15 नवंबर को झारखंड बिहार से निकलने वाला राज्य और भारत का 28वां राज्य बना था। दोस्तों, झारखंड की राजधानी रांची बहुत ही खूबसूरत शहर है। जैसे ही रांची आप पहुंचेंगे, लिखा रहेगा कि कर्क रेखा में आपका स्वागत है। तो कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रांची के पास से ही गुजरती है दोस्तों। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इस तरह से 8 राज्यों से होकर गुजरती है। दोस्तों, इसका जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ी सिटी है जमशेदपुर। इसे जो है भारत का पीट्सबर्ग कहा जाता है। इसे लोहे की राजधानी भी कहा जाता है दोस्तों। यहीं पर जमशेदजी टाटा ने इसको बसाया था। और दोस्तों, यह जो है खनिजों का, इसको घर कहा जाता है, स्टोर हाउस ऑफ मिनरल कहा जाता है। इसकी जनसंख्या 3 करोड़ और जनसंख्या घनत्व 414 है। क्षेत्रफल 79,714 है। 24 जिले हैं। राजभाषा हिंदी है। और 15 नवंबर को इसकी स्थापना हुई थी, ये मैं आपको बता ही दिया। और साथ साथ इसमें जो है इसके जो राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू हैं, हेमंत सोरेन हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के। यहाँ की विधानमंडल 1 सदनी है। विधानसभा सीटें 82 हैं और राज्यसभा की 6 सीटें हैं। लोकसभा की 14 सीटें हैं। और उच्च न्यायालय में क्या है, यहीं पर जो है यह कह सकते हैं उच्च न्यायालय रांची में ही अवस्थित है। थोड़ा सा मानचित्र में हम लोग देखते हैं और आसान हो जाएगा। देख रहे हैं ना, उत्तर प्रदेश स्पर्श करता है, बिहार भी चूंकि बिहार से ही निकला है, पश्चिम बंगाल को स्पर्श करता है, उड़ीसा को करता है और छत्तीसगढ़ को भी यह स्पर्श करता है। तो इस तरह से छोटा नागपुर, संपूर्ण प्रदेश छोटा नागपुर के पठार पर अवस्थित है। इसीलिए छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का रूर। रूर का मतलब क्या होता है? रूर ऑफ इंडिया, यानी जर्मनी में वेस्टफालिया क्षेत्र रूर हुआ करता है। तो वहां पर सबसे अधिक एक समय में कोयले का उत्पादन किया जाता था। और आज हमारे छोटा नागपुर पठार में कोयले के असीमित भंडार हैं। यही कारण है कि इसको भारत का रूर कहते हैं। छोटा नागपुर का पठार हजारीबाग का पठार है। दोस्तों, यही छोटा नागपुर पठार से बहुत सारी नदियां निकलती हैं। उनमें से एक महत्वपूर्ण है दामोदर नदी, जो कि पश्चिम बंगाल में जाकर के हुगली नदी से मिल जाती है। किससे मिलती है? हुगली नदी से, जिसे मोस्ट टीचरस रिवर कहा जाता है, धोखेबाज नदी। किसको? हुगली को। और दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता था। लेकिन दोस्तों, स्वतंत्र भारत यानी 1948 में स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना, जिसे दामोदर घाटी परियोजना के नाम से जाना जाता है, और दिस प्रोजेक्ट इज बेस्ड ऑन टेनेसी वैली प्रोजेक्ट। तो अमेरिका के टेनेसी घाटी परियोजना के मॉडल पर यह आधारित परियोजना थी। इस पर 8 बड़े डैम बनाए गए, जैसे पंचेत, कोनार, अजय, बराकर, तिलैया, बरमो, अय्यर, ये सारे बांध बनाए गए, जिसकी वजह से अब इसे पश्चिम बंगाल की खुशहाली कहा जाने लगा। किसको? जो है दामोदर नदी को। सुवर्ण रेखा नदी आपने सुना होगा, यहीं से निकलती है। और यहाँ पर खनिजों के प्रचुर भंडार हैं। कोयला, लोहा, चांदी, अभ्रक, बॉक्साइट, यूरेनियम, जादू गुड्डा की खान, याद रखना दोस्तों, सब छोटा नागपुर पठार प्रदेश में ही पाया जाता है। और यहाँ पर इसका ऐतिहासिक महत्व भी बहुत रहा है। जैसे मुंडा विद्रोह सुना होगा। मुंडा विद्रोह 1800 से 1802 में हुआ था। इसी तरह से जो है बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1895 और 1900 में भी मुंडा विद्रोह हुआ था, यह ध्यान रखेंगे। और यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों में हम बात करें तो यहाँ पर कोयल नदी, दामोदर, ब्राह्मणी, खरकई नदी जमशेदपुर, इसीलिए जो है वहाँ का आयरन स्टील इंडस्ट्री बहुत ही, यानी स्वर्ण रेखा नदियों, यह सब उद्गम स्थल झारखंड ही है। दोस्तों, यहाँ पर लाल मिट्टी भी पाई जाती है। काली मिट्टी भी राजमहल की पहाड़ियों के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। लेटेराइट मिट्टी भी पाई जाती है रांची के पास वाली स्थिति में। और यहाँ का बेतला राष्ट्रीय अभ्यारण्य पलामू जिले में है। और यहाँ पर हजारीबाग नेशनल पार्क भी है। दोस्तों, यह भी ध्यान रखना। तो यह जो है हजारीबाग नेशनल पार्क और बेतला राष्ट्रीय अभ्यारण्य 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सुरक्षित क्षेत्र भी इसे घोषित किया गया था। और दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि आप
बात किया जाए तो यहाँ बहुत सारी जनजातियाँ हैं, संथाल, मुंडा, हो, बिरहोर, उरांव, ये सब जनजातियाँ पाई जाती हैं। और करीब 67% यहाँ हिंदू धर्म, दूसरे स्थान पर इस्लाम धर्म है 14.5%, और राज्य की कुल आबादी लगभग 12.8% आबादी यहाँ सरना धर्म, काफ़ी चर्चा में रहा, बीच में हमने न्यूज़ में भी बताया था, तो ध्यान रखेंगे। और यहाँ की साक्षरता दर 64.4%, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 76, महिला साक्षरता दर 55% है। तो इस तरह से यह झारखंड के जिले जैसे कोडरमा, गढ़वा, गिरिडीह, गुमला, ये सब जिले हैं और ये सब खनिजों से संबंधित हैं। अब सोचिए, भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना सिंदरी में स्थित था, जो कि अब एकदम कह सकते हैं मूर्छित अवस्था में है। यहाँ पर जैसे बोकारो जो है, झरिया, गिरिडीह, दुमका, इन सब क्षेत्रों में खनिज खूब सारे पाए जाते हैं। करनपुरा, चंद्रपुरा, बोकारो, ये सब कोयले की खानें हैं। इसी तरह से घाटशिला सिंहभूम में है, जो है वह तांबे की खानें हैं। यह भी इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो बहुत सारा खनिज यहाँ पर पाया जाता है। बोकारो स्टील प्लांट यहाँ का सबसे बड़ा कारखाना है, ये भी ध्यान रखेंगे। मीथेन गैस का भी पहला प्लांट यहीं पर। भारत का सबसे बड़ा आयुध कारखाना गोमियों में स्थित है, ये भी ध्यान रखना। और भारत का पहला और विश्व का 5वां सबसे बड़ा इस्पात कारखाना टाटा स्टील जमशेदपुर में है ही, इसे आपको मैं बता ही चुका हूँ। यहाँ का सरहुल त्योहार मनाया जाता है और यहाँ पर कर्मा नृत्य भी किया जाता है। यह सब महत्वपूर्ण। और यहाँ के लोक नृत्य में जैसे छऊ है, जदुर है, नाचनी है, घटवारी है, मतहा, ये सब यहाँ के लोक नृत्य हैं। तो इस तरह से यहाँ का शिक्षा का भी केंद्र है। रांची विश्वविद्यालय इम्पॉर्टेंट है, याद रखना दोस्तों। सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका में है। तो ये सब महत्वपूर्ण। और अन्य प्रमुख संस्थानों में जैसे राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर में है, राष्ट्रीय खनन शोध संस्थान धनबाद में है, भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान रांची में है, राष्ट्रीय मनोचिकित्सा संस्थान भी रांची में है। ज़्यादा दिमाग खराब हो जाए तो वहीं पर है व्यवस्था। तो इस तरह से यह सब बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रांची में ही है दोस्तों। तो यह सब महत्वपूर्ण है जो है झारखंड के बारे में। यहाँ पर जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात सुना होगा। यहाँ पर दलमा अभ्यारण्य है, बता ही दिया आपको। और हजारीबाग नेशनल बता ही दिया। डैम है, हजारीबाग राष्ट्रीय अभ्यारण्य बता ही चुका। तो इस तरह से यह सब महत्वपूर्ण है झारखंड से संबंधित बातें। अब बढ़ते हैं दोस्तों आप लोगों के सेक्शन में, जो कि बहुत ही अच्छा उत्तर दे रहे हैं। कुछ लोग एक आध बार गलती करके फिर बाद में ठीक किया है। बहुत ही अच्छा लगा कि आप लोग इतना सीरियसली प्रश्नों को ले रहे हैं। तो आज उत्तर देने वालों में मोनी गुप्ता, नीरज यादव, सरबर्था बनर्जी, रॉक माइकल, मधु आशुतोष, सरवन खालिंग, सीमा गोगिया, बाद में ब्रह्मोस को ठीक किया, सिद्धांत बादल, अजय सिंह, शिवाजी गारे, संदीप यादव, मोइन अहमद, सुभाष रानी, ओम प्रकाश, खेतेश मंसूरिया, विवेक यादव, कृष्ण कुमार, मुस्कान हरुण शेख, SRJ, संजय नेगी, तोहफा सबा तश्कीन, इतने लोगों ने कमेंट और उत्तर दोनों दिए हैं। आशा करता हूं कि आज भी ज्यादा से ज्यादा लोग उत्तर देंगे। तो दोस्तों आप लोगों के सामने पहला प्रश्न है, हु इज करंटली द प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा? नसरुद्दीन शाह, अनुपम खेर, परेश रावल, गजेंद्र चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर के किस राज्य में 7500 जन औषधि केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया? नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम। इन विच स्टेट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डेडिकेटेड 7500 जन औषधि केंद्र टू द नेशन? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 10 लाख की मुद्रा जारी की है? ब्राजील, वेनेजुएला, बोलीविया, पेरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1970 के दशक के बाद से अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी का परसिवेरेंस रोवर का कौन सा यह अभियान मंगल अभियान है? 5वां, 6वां, 8वां या 9वां? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्विटर के CEO कौन है? मार्क जुगरबर्ग, सुंदर पिचाई, जैक डोर्सी या इनमें से कोई नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the name of the low capacity microprocessor designed by world's largest company Intel Corporation? एटम नाम है, ईथर, बोसान या जिरकान? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती सम्मान की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1988, 1991, 1993 या 1995? पहला जो है हरिवंश राय बच्चन को मिला था। नेक्स्ट है, भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज खिताब
किस खिलाड़ी ने जीता? ऋषभ पंत, आर अश्विन, अक्षर पटेल, रोहित शर्मा। 9वां प्रश्न है, भारत का रूर किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर का पठार, मालवा का पठार, दंडकारण्य का पठार, बुंदेलखंड का। यहीं पर एक और होमवर्क है प्यारे बच्चों, बताना कि यह चारों पठार किन किन राज्यों में स्थित हैं। अगला है, बोकारो इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड। इस तरह से इन 10 प्रश्न के उत्तर आशा करता हूं कि आप लोग जरूर सही देंगे। और आज का भी वीडियो आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।